हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड। ठीक है, ये 27 तारीख की इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिए हैं। जो नहीं देखे हैं जिसने, तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उन्हें देख सकता है। और जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं पेपर सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 951 क्वेश्चन से हम लोग 950 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। और क्वेश्चन से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर्स आर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में दोस्तों जो जनरेटर यूज होता है वो होता है दोस्तों डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर विथ L इक्वल टू 0.5 मीटर एंड V इक्वल टू 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर व्हेन द आर्मेचर करंट इज 5 एम्पियर। तो जो आर्मेचर धारा 5 एम्पियर होने पर L और V 0.5 एंड 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर वाले चालक द्वारा अनुभव किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो बल ज्ञात करना है, तो चूँकि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि F बराबर होता है BI/L। ठीक है, तो जहाँ पे V कितना दिया है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, I करंट कितना दिया है 5 एम्पियर एंड L कितने मीटर दिया है 0.5 मीटर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 100। ठीक है, एक अंक बाद 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो इस पे जो बल लगेगा वो होगा 10 न्यूटन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम पावर विल बी डेवलप्ड व्हेन बैक ईएमएफ इज। तो मैक्सिमम पावर कब डेवलप्ड होती है, जब बैक ईएमएफ क्या होता है दोस्तों कि सप्लाई वोल्टेज के आधा होता है, मतलब EB इक्वल टू होता है BY/2। ठीक है, तब मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होती है। तो क्या होगा, हाफ ऑफ सप्लाई वोल्टेज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्स ऑन ए कंडक्टर इज। संवाहकों पर बल, जो कंडक्टर पर बल होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों जो कंडक्टर पर बल लगता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, एक दिशा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड बिटवीन। जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो किनके के बीच में खींची जाती हैं दोस्तों। तो वो खींची जाती हैं नो लोड जो वोल्टेज होता है उसके बीच में, E0 एंड फील्ड करंट मतलब IL के बीच में। तो नो लोड वोल्टेज एंड फील्ड करंट के बीच में नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स खींची जाती हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड एज। जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है वो कैसे यूज किया जाता है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो सबसे पहले कूलेंट तो होता ही होता है एंड साथ साथ में वो एक इंसुलेटर का भी कार्य करता है। कॉयल जो उसमें कॉयल डूबी हुई होती हैं तो वो एक दूसरे में जो कॉयल इंसुलेटेड होती हैं थिन वायरनेस से, और उनके बीच में भी इंसुलेशन का कार्य करता है ऑयल। तो क्या करता है, बोथ इंसुलेटर एंड कूलेंट का। अगला क्वेश्चन कि विच इज टू बी शॉर्ट सर्किटेड ऑन परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण में हम लोग किस साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं या करना चाहिए, कि ये होती है दोस्तों लो वोल्टेज साइड। जब हम लोग शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं तो उसमें लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं एंड हाई वोल्टेज साइड से हम लोग परीक्षण करते हैं। एंड जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है तो उसमें हम लोग हाई वोल्टेज साइड को ओपन सर्किट करते हैं एंड लो वोल्टेज साइड से परीक्षण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग्स ऑफ 2200/220 वोल्ट। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालना है, मतलब K का मान निकालना है। तो K बराबर क्या होता है दोस्तों, K बराबर होता है V2/V1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू होता है I1/I2। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। तो K बराबर हम लोग निकालेंगे, V2 है यहाँ पे कितना दोस्तों 220/2200 वोल्ट। ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा कितना 1/10। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो हो जाएगा 1/10। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज। कि अगर एक इंडक्शन मोटर में हम लोग उसका एयर गैप बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो जब हम लोग एयर गैप बढ़ाते हैं इंडक्शन मोटर में तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर विल भी डिक्रीज। अगर इंडक्शन मोटर का हम लोग एयर गैप बढ़ाएंगे बीच में तो उसका जो पावर फैक्टर है वो डिक्रीज होने लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन 3 फेज इंडक्शन मोटर रिवर्सिंग द सप्लाई इन 2 ऑफ द फेज इज कॉल्ड एज। 3 फेज की इंडक्शन मोटर में 2 फेज की जो अगर हम लोग आपूर्ति को बदल देते हैं या पलटने को क्या कहा जाता है। तो क्या होता है कि जो प्लगिंग होती है,
प्लगिंग में क्या होता है कि उसमें जो दो सप्लाई होती हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है। रिवर्स करने के लिए हम लोग प्लगिंग का यूज करते हैं। प्लगिंग में जो फेज सप्लाई होती है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है, इंडक्शन मोटर में। अगला क्वेश्चन, द ड्राइव मोटर यूज्ड इन ए मिक्सर ग्राइंडर इज ए। तो जो मिक्सर ग्राइंडर में किस ड्राइव मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो मिक्सर ग्राइंडर में दोस्तों होती है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, जो विदाउट लोड के नहीं चलती है और काफ़ी हाई स्पीड पे चलती है अगर विदाउट लोड के चलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कैपेसिटर्स यूज्ड इन सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर हैव नो। जो सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर में हम लोग कैपेसिटर्स यूज करते हैं उसमें क्या नहीं होता है, तो दोस्तों उसमें वोल्टेज रेटिंग होती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है एंड उसका निश्चित मान या डिफाइंड वैल्यू होती है, लेकिन उसमें जो पोलरिटी मार्किंग होती है वो नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ विल बी द टोटल कैपेसिटेंस चेंज व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका मान कितना होगा, तो दोस्तों जो क्यू सी इक्विवेलेंट निकलेगा उसका मान ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। पैरेलल में जो कैपेसिटर होते हैं वो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, तो क्या होगा, द टोटल कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन, व्हेन द लोड ऑन ए रिलक्टेंस मोटर इज इंक्रीज सो दैट इट कैन नॉट मेंटेन सिंक्रोनस स्पीड द मोटर विल। मतलब जब रिलक्टेंस मोटर में हम लोग लोड बढ़ाते जाते हैं तो अगर वो अपनी सिंक्रोनस स्पीड मेंटेन नहीं कर पाई है या नहीं रख पाती है तो मोटर कैसे चलेगी, तो दोस्तों वो मोटर चलने लगती है एज अ इंडक्शन मोटर की तरह, मतलब रन एज इंडक्शन मोटर की तरह। मतलब जो उसकी स्पीड होती है रोटर की वो एन से कम हो जाती है, तो मतलब एन से अगर थोड़ा कम हो जाएगी उसकी स्पीड, रोटर स्पीड, तो मोटर एज अ इंडक्शन मोटर की तरह चलने लगेगी, ठीक है। सिंक्रोनस में स्पीड में क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो एन स्पीड पर ही चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एन यूनिवर्सल मोटर कैन रन ऑन। जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो किस पर चल सकती है, तो यूनिवर्सल मोटर दोस्तों हम लोग जानते हैं वो एसी एंड डीसी दोनों पर चलती है, ठीक है, एसी एंड डीसी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ टू सेपरेट वाइंडिंग ऑन द मोटर। कि निम्न में से कौन सी मोटर होती है जिसमें दो सेपरेट वाइंडिंग होती है उसकी मोटर में, ठीक है, तो होती है दोस्तों रिपल्सन इंडक्शन मोटर, ठीक है। रिपल्सन इंडक्शन मोटर में उसमें दो सेपरेट वाइंडिंग होती हैं। अगला क्वेश्चन, इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज। जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो ऊपर का सबसे टॉप मोस्ट जो कंडक्टर होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों अर्थ कंडक्टर, ठीक है। जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं जो हम लोग टावरों में देखते हैं सबसे ऊपर जो कंडक्टर जाता है, ठीक है, वो होता है दोस्तों अर्थ कंडक्टर। अगला क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट्स यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स इंक्लूड। संचरण लाइन के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के लाइन समर्थन में क्या सम्मिलित होता है, मतलब जो लाइन सपोर्ट्स पोल होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों वुडन पोल्स, स्टील पोल्स, आरसीसी एंड पीसीसी पोल्स एंड स्टील टावर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे होते हैं जो हम लोगों को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केबल्स, मतलब केबल्स क्या होता है, तो केबल्स दोस्तों जो केबल्स होती हैं वो रिएक्टिव पावर का जनरेशन करती हैं, ठीक है। तो ये या लाइट लोड हो या फुल लोड हो ये ऑलवेज रिएक्टिव पावर का जनरेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जनरेट रिएक्टिव पावर एट लाइट लोड्स एज वेल एज फुल लोड, मतलब कम भारण और साथ ही पूर्ण भारण पर प्रतिघाती शक्ति उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 2 फैरेड एंड 3 फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, ए थर्ड कंडेंसर ऑफ 1 फैरेड इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू देम, द रिजल्टेंट कैपेसिटी इन फैरेड विल बी। तो यहाँ पे 2 और 3 सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कैपेसिटर जब सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 2 × के 3/5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट आ गया 6/5 एंड 1 पैरेलल में जुड़ गया, तो पैरेलल में कैसे जुड़ता है, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/5 + 1, तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों 11/5 फैरेड, ठीक, कितना आएगा 11/5 फैरेड। अगला क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर इज। तो तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता क्या होती है, तो एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर की तुलना में कम होती है दोस्तों, तो लगभग होती है ये 0.6 के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड फॉर होल्डिंग द हाई टेंशन ओवरहेड कंडक्टर ऑन स्ट्रेट रनिंग ऑफ पोल्स। मतलब सीधे चलने वाले खंभों पर जो ओवरहेड हाई टेंशन ओवरहेड जो कंडक्टर होते हैं उनको ले जाने के लिए किस प्रकार के हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि खंभों में हम लोग जो इंसुलेटर यूज करते हैं तो वो होता है दोस्तों पिन टाइप का, ठीक है, इस तरह का होता है जो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर्स को ले जाने के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सा होता है दोस्तों? पिन टाइप इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन, द टाइप ऑफ लैंप्स हैविंग हाईएस्ट इल्यूमिनेशन इफिशियंसी। तो किस प्रकार की लैंप में सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन इफिशियंसी या प्रदीप्ति क्षमता होती है? तो ये होती है दोस्तों सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इल्यूमिनेशन इफिशियंसी होती है। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट लेवल ऑफ करंट फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉक डेथ इज पॉसिबल। मतलब किस स्तर में अगर करंट का प्रभाव हो जाए जिससे कि बिजली का झटका लगने से मृत्यु हो सकती है, तो वो होती है दोस्तों 50 से 100 मिली एम्पियर। ठीक, 50 से 100 मिली एम्पियर की जो करंट है वो बहुत ही खतरनाक है, उससे हम लोगों की डेथ का खतरा भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल रेटिंग फ्यूजेज। तो जो कम रेटिंग की फ्यूज के लिए हम लोग किस मटेरियल का फ्यूज बनाते हैं? कम रेटिंग की फ्यूज बनाने के लिए हम लोग किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों लेड और टिन के। ठीक है, कम रेटिंग के लिए हम लोग लेड और टिन का यूज करते हैं। ठीक है, एंड हाई रेटिंग के लिए हम लोग दोस्तों जो होता है वो कॉपर के वायर का फ्यूज बनाते हैं, पतला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द सर्किट ब्रेकर द आर्किंग कॉन्टैक्ट्स आर मेड ऑफ। जो परपथ संयोजक होते हैं उनमें, परपथ वियोजक होते हैं उनमें आर्किंग संपर्क किसके बने होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों कॉपर टंगस्टन एलॉय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मेन कंसिडरेशन इज इन डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर एज। तो डिस्ट्रीब्यूटर की कंसीडर जो वितरक की रचना में मुख्यतः किस प्रकार पर विचार किया जाता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर में दोस्तों सबसे ज़्यादा उसमें किया जाता है वोल्टेज ड्रॉप पर विचार, कि वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होना चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, एंड जो फीडर होता है, फीडर दोस्तों जो डिजाइन किया जाता है वो करंट कैरिंग कंडीशन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि कितनी करंट की हमें आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैन इन ड्राई कंडीशन ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस इज अराउंड। तो शुष्क अवस्था में मानव के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों लगभग 100 किलो ओम के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर इज। तो मतलब कंडक्टिंग स्फीयर, एक चालक गोले स्फीयर के भीतर जो विद्युत प्रवाह और क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान कितना होगा दोस्तों? तो उसका मान होता है दोस्तों 0। ठीक है, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फ्लक्स डेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मान होता है उसका मान 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनक्लोजर ऑफ मोटर इज मेड फ्रॉम। जो मोटर के इनक्लोजर होते हैं मतलब संलग्नक होते हैं वो कैसे बनते हैं या किसके बने होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों कास्ट आयरन के। ठीक है, मतलब उसका योक की बात कर रहे हैं कि जो योक होता है, इनक्लोजर होता है मोटर का, वो बना होता है कास्ट आयरन का। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज। तो प्लेन एंगल पूछ रहा है, समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है दोस्तों रेडियन। अगला क्वेश्चन, द एयर डिलीवरी ऑफ फैन इज इंडिकेटेड बाई। तो पंखे का वायु वितरण किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। निम्न में से किसमें अधिकतम स्तर के लिए प्रदीपन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है दोस्तों प्रूफ रीडिंग, मतलब महीन कार्यों के लिए, जहाँ पे बहुत ही बारीकी कार्य करने हैं प्रूफ रीडिंग के लिए, वहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हॉस्पिटल वार्ड एंड रेलवे प्लेटफॉर्म में सबसे कम इल्यूमिनेशन लेवल की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर ए सिनेमा प्रोजेक्टर इज। तो सिनेमा प्रोजेक्टर में जो इल्यूमिनेशन का सोर्स होता है वो होता है दोस्तों कार्बन आर्क लैंप। ठीक, कार्बन आर्क का लैंप हम लोग सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज द थिकनेस ऑफ द पार्ट ऑफ बी वेल्डेड इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर एसी वेल्डिंग शुड आल्सो इंक्रीज। अगर हम लोग किसी वेल्ड करने वाले पार्ट में उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है तो हमें एसी वेल्डिंग में क्या चीज़ बढ़ानी चाहिए? तो होती है दोस्तों करंट। अगर करंट का मान मतलब अगर उसकी मोटाई बढ़ती है जिसमें हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें करंट भी बढ़ाना पड़ेगा साथ साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुटेबल फॉर ड्राइविंग क्रेन्स, हॉइस्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, कन्वेयर बेल्ट ईटीसी। तो हम लोगों को इन सबको चलाने के लिए कौन सी मोटर सबसे ज़्यादा सटीक होती है? तो ये होती है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी हाई होता है और इसको हम लोग विदाउट लोड के नहीं चलाते हैं। ठीक है, एंड इसका जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IA स्क्वायर के। ठीक है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। अगला क्वेश्चन, कि द मेन एप्लीकेशन ऑफ इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस इज टू मेल्ट। मतलब इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का मुख्य उपयोग किसको गलाना होता है? तो दोस्तों ये होता है नॉन फेरस मेटल, जो अलॉय धातु होती हैं उनको
गलाने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टिप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पॉट वेल्डिंग आर मेड ऑफ। जो स्पॉट वेल्डिंग होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी जो टिप होती है ये वो किसकी बनी होती है दोस्तों? तो वो होती है दोस्तों कॉपर अलॉय या प्योर कॉपर की। ठीक है, उसका जो टिप होता है वो कॉपर अलॉय या प्योर कॉपर का बना होता है। अगला क्वेश्चन, द जर्मेनियम क्रिस्टल बिहेव्स एन इंसुलेटर एट। तो जो जर्मेनियम क्रिस्टल होता है वो किस टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है या कार्य करता है? तो वो होता है दोस्तों 0 डिग्री केल्विन पर वो एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पीएन जंक्शन विथ नो इंटरनल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड द डोनर आयंस इज कॉल्ड एज। तो जो बिना बाह्य वोल्टेज पीएन जंक्शन में जो स्वीकारी और दाता आयनों के मध्य में विद्युत क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि ये हो गया, मान लिया ये पी और ये एन है, तो ये जो बैरियर पॉइंट बनता है यहाँ पर एक्सेप्टर एंड डोनर दोनों होते हैं, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है, यहाँ पे जो होता है इसे कहते हैं दोस्तों बैरियर। ठीक है, जो बैरियर पॉइंट होता है वहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डीसी आउटपुट पावर अक्रॉस ए लोड ऑफ आर ओम्स इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर विद ए करंट फ्लोइंग ऑफ पीक वैल्यू आई एम इज। तो वो डीसी आउटपुट पावर पूछ रहा है, तो डीसी आउटपुट पावर मतलब ये होता है कि एवरेज पावर, वो एवरेज पावर पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को पीक वैल्यू दी है आई एम, तो यहाँ से हम लोग आई एवरेज निकाल लेंगे। आई एवरेज क्या होता है दोस्तों? हाफ वेव के लिए होता है आई एम बाई पाई। ठीक है, हाफ वेव के लिए आई एम बाई पाई होता है, तो यहाँ से हम लोग पी एवरेज निकालेंगे। पी एवरेज क्या हो जाएगा? आई एवरेज का स्क्वायर बाई आर, मतलब आई स्क्वायर आर। तो आई एवरेज का स्क्वायर क्या होगा? आई एम बाई पाई का होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई एम स्क्वायर आई एम बाई पाई का स्क्वायर आर, ये हो जाएगा आई एम बाई पाई का स्क्वायर आर। अगला क्वेश्चन, द कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट होता है वो हाई गेन लब्धि देता है। ठीक है, उसमें जो हाई गेन होता है वो हमें हाई मिलता है। अगला क्वेश्चन, द सर्किट दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबिलाईजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंटेज। तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिरता प्रदान करता है कौन सा परपथ? तो वो होता है दोस्तों कलेक्टर फीडबैक वाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन एन एम्पलीफायर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस शुड बी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए एम्पलीफायर में जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? तो वो होता है दोस्तों द इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफायर के इनपुट रेजिस्टेंस के इक्वल में होगा तब वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन, इन ए सिंक्रोनस मोटर द रोटर कॉपर लॉस आर मेड बाई। जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें कॉपर लॉस जो होती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं? तो वो दोस्तों जो रोटर में सप्लाई हम लोग देते हैं वो होती है दोस्तों डीसी सप्लाई। हम लोग डीसी सोर्स से उसको कनेक्ट करते हैं। जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है वो डबल एक्साइटेड मोटर कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो उसमें जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो डीसी सोर्स के द्वारा की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, द चेंज ऑफ डीसी एक्साइटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर चेंजेस। मतलब सिंक्रोनस मोटर में अगर डीसी एक्साइटेशन को हम लोग चेंज करेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो डीसी मोटर में अगर हम लोग उसका एक्साइटेशन चेंज करेंगे तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, पावर फैक्टर अगर हम लोग एक्साइटेशन को इंक्रीज करेंगे तो उसका पावर फैक्टर भी इंक्रीज होगा। अगर पावर फैक्टर मतलब उसका एक्साइटेशन को डिक्रीज करेंगे तो उसका पावर फैक्टर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज। तो सिंक्रोनस मोटर में स्थिर आर्मेचर का क्या लाभ होता है? तो इन सिंक्रोनस मोटर में जो स्थिर आर्मेचर होता है उससे लाभ होते हैं दोस्तों रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन द रोटर। ये भी सही है दोस्तों कि घूर्णन पर सर्पी बलों की संख्या घटी हुई होती है। और डिफिकल्टी ऑफ प्रोवाइडिंग हाई वोल्टेज इंसुलेशन ऑन रोटर, मतलब घूर्णन पर उच्च वोल्टेज प्रदान करने में कठिनाई जो आती है वो भी कम हो जाता है। एंड आर्मेचर इन एसोसिएटेड विद लार्ज पावर एज कम्पेयर टू द फील्ड सर्किट, मतलब क्षेत्र परपथ की तुलना में आर्मेचर के साथ बहुत अधिक शक्ति जुड़ी होती है। तो क्या होगा? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑल ऑप्शन करेक्ट हैं इसके लाभ के। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स द स्टेटर एंड रोटर फील्ड्स रोटेट साइमल्टेनियसली। मतलब साथ साथ कि मतलब कौन सी मोटर होती है जिसमें स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड जो होती है दोनों साथ साथ घूमती हैं एन एस स्पीड से? तो वो होती है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर। ये इसमें जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है मोटर। तो जो स्टेटर फील्ड है एंड रोटर फील्ड है वो दोनों एक साथ घूमती हैं। अगला क्वेश्चन, इन ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इफ द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड करंट इज रिवर्स। मतलब अगर फील्ड करंट को हम लोग रिवर्स कर देंगे तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की उसकी दिशा में क्या होगा? तो दोस्तों फील्ड करंट बदलने से उसमें
क्या होगा कि जो उसकी मोटर है वो उसी दिशा में चलती रहेगी, रिवर्स नहीं होगी। फील्ड करंट बदलने से उसमें मोटर की डायरेक्शन नहीं बदलती है, ठीक है। तो क्या होगा, द मोटर कंटिन्यूस रन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन एंड इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन एंड इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेपर सॉल्यूशन का। देखते हैं क्या है कि द बैक ईएमएफ ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स ऑन, जो सिंक्रोनस मोटर का बैक ईएमएफ होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो बैक ईएमएफ दोस्तों डिपेंड करता है लोड एंगल पर, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का 27 तारीख की इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 3 एंड जिसमें हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो जो भी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और जैसे वीडियो अगर पसंद आता है तो वो हमारे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।